नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों को लिए हाजिर हैं आपके सामने अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जान लीजिए क्या है सुर्खियां। आज हम बताएंगे फिल्म सिटी के मुद्दे पर आखिर उद्धव सरकार और योगी सरकार के बीच क्यों तीखी होती जा रही है जंग। योगी सरकार के तरफ से सिद्धार्थनाथ सिंह ने कैसे दिया है उद्धव ठाकरे और शिवसेना को जवाब। ये भी बताएंगे कि लखनऊ में कहां नए धर्मांतरण कानून के बाद एक ऐसी शादी रोक दी गई जिसमें दो समुदाय के लोग आपस में शादी कर रहे थे। ये भी बताएंगे कि लखनऊ आखिरकार कैसे कोरोना पर धीरे धीरे काबू पा रहा है और कैसे लखनऊ में कोरोना बिल्कुल नियंत्रण में दिखाई दे रहा है। हम ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के किसान किस तरीके से किसान बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि महोबा के एसपी जिन पर नॉन बेलेबल वारंट था उन्हें आखिरकार अब सरेंडर होना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी जमानत को अदालत ने कर दिया है खारिज। चलते हैं खबरों की तरफ। आज उद्धव सरकार और योगी सरकार के बीच की तल्खी और ज़्यादा बढ़ गई जब योगी आदित्यनाथ और उनका पूरा महकमा लौटकर लखनऊ आ गया। दरअसल सामना ने आज एक लेख लिखा और योगी सरकार को फिल्म सिटी के मुद्दे पर घेरा। न सिर्फ घेरा बल्कि ज़बरदस्त हमला भी किया। इसके बाद आज योगी सरकार के मंत्री, प्रवक्ता और पूरे मुंबई दौरे में उनके साथ रहे मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला। सिद्धार्थनाथ सिंह ने आज तक से खास बातचीत में यह कहा कि दरअसल शिवसेना का जो वसूली सिंडिकेट गैंग है उसे सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है क्योंकि अब लोग मुंबई के अलावा दूसरा विकल्प देखने लगे हैं। हालांकि सिद्धार्थनाथ सिंह ने यह कहा कि ये किसी के फिल्म सिटी को छीनने का सवाल नहीं है, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन की बात ज़रूर है। उत्तर प्रदेश अपने यहाँ नोएडा में एक नया फिल्म सिटी बना रही है, लेकिन शिवसेना ने इसकी आलोचना की है। शिवसेना की ये आलोचना सिर्फ फिल्म सिटी तक नहीं रुकी बल्कि योगी आदित्यनाथ के दौरे पर भी सवाल उठाए गए। होटल ट्राइडेंट में रुकने को शिवसेना ने अपने सामना में होटल ट्राइडेंट मठ लिखा और इसके बाद योगी सरकार के मंत्री और प्रवक्ता हमलावर हो गए। सिद्धार्थनाथ सिंह ने साफ साफ कहा कि शिवसेना इसलिए बौखलाई हुई है क्योंकि मुंबई में, मायानगरी में और बॉलीवुड में उनका वसूली सिंडिकेट खत्म हो रहा है। आने वाले वक्त में इस पर अभी और मामला गरमाएगा, सियासत और होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कथित लव जिहाद के खिलाफ बने नए धर्मांतरण कानून के लागू होते ही अब कुछ शादियां भी इसकी बलि चढ़ने लगी हैं। लखनऊ के पारा इलाके में 2 दिसंबर की रात एक शादी तय थी जिसमें दो समुदाय के लड़के लड़कियां और दोनों तरफ के परिवार इस शादी के लिए न सिर्फ रजामंद थे बल्कि दोनों की शादियां भी तय थीं। लेकिन कुछ संगठनों ने इस पर बवाल खड़ा किया, पुलिस में इसकी कंप्लेन की और नए कानून का हवाला दिया। जब बात पुलिस तक पहुंची तो पुलिस शादी के कुछ घंटे पहले दोनों परिवारों तक पहुंची और चूंकि मामला 2 समुदायों का था, लड़की हिंदू समुदाय से थी और लड़का मुस्लिम समुदाय से, इसके बाद पुलिस ने उन्हें कहा कि आप पहले इस मामले में डीएम का दरवाजा यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाइए। उन्हें 2 महीने पहले आपको नोटिस देनी होगी क्योंकि ये एक नया कानून है। शादी के ऐन पहले जब पुलिस ने दरवाज़ा खटखटाया उसके बाद ये शादी रोक दी गई। दोनों परिवारों ने ये ज़रूर कहा कि उन्हें इस नए कानून की जानकारी नहीं थी, इसलिए अब 2 महीने के बाद ही ये शादी होगी। लड़का पक्ष और लड़की पक्ष साथ साथ वर और वधू जो होने वाले थे दोनों पुलिस की इस बात को मान गए और शादी के ऐन पहले ये शादी रोक दी गई। अब ये दोनों पक्ष
डीएम के पास जाएंगे, अपनी शादी के लिए दरख्वास्त देंगे, क्योंकि ये इंटरफेथ अंतरधार्मिक विवाह है और इसमें उन्हें धर्म बदलना पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें कि जब ये शादी हो रही थी उस वक्त धर्म बदलने की बात नहीं थी, सिर्फ दो लोगों के बीच की शादियां थी। लेकिन नए कानून के तहत अब 2 महीने के बाद ही ये शादी हो सकेगी। आपको बता दें कि ये पहला ऐसा मामला है जब 2 लोगों की शादी में पुलिस पहुंची है और शादी रोकनी पड़ी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कथित लव जिहाद के बाद जो उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का नया कानून आया है, उसके तहत बरेली में पहली एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें परिजनों के तरफ से एक शख्स पर लड़की को परेशान कर उसे जबरन धर्मांतरित करने का आरोप लगाया गया था। ये पहला एफआईआर बरेली के देवरानिया थाने में दर्ज हुआ था। 4-5 दिनों के मशक्कत के बाद आज पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिस पर ऐसा आरोप था। मोहम्मद उवैस नाम का यह शख्स है और बताया ये जाता है कि इसने जबरन धर्मांतरण कराने की एक लड़की की कोशिश की थी और उसे धर्म के नाम पर परेशान भी करता था। ये पहली एफआईआर थी जिसे बरेली पुलिस ने दर्ज किया था और इस मामले में पहली गिरफ्तारी भी हो गई। ऐसे मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार बेहद ही संजीदा नजर आ रही है और खासकर ऐसे मामलों में गिरफ्तारियां भी अब तेज हो सकती हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी शादी रोक दी गई थी जिसमें 2 समुदाय के लड़के और लड़कियां आपस में शादी कर रहे थे। यानी कि आने वाले वक्त में ये कानून कईयों के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब और हरियाणा के तर्ज पर आज उत्तर प्रदेश के किसानों ने भी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बिल के खिलाफ आंदोलन को समर्थन देते हुए इस रास्ते को भी ब्लॉक करने की कोशिश की। दिल्ली गाजियाबाद के मुख्य द्वार पर आज किसानों का एक बड़ा जत्था पहुंचा और इस सड़क को, जो कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली को जोड़ती है, इसे रोकने की कोशिश हुई। सैकड़ों की तादाद में किसान पहुंचे। सिर्फ दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर ही नहीं, कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में भी किसानों ने इसे लेकर प्रदर्शन किया है और पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सरकार की बातचीत चल रही है, लेकिन अब ये आंदोलन हरियाणा और पंजाब से निकलकर उत्तर प्रदेश की तरफ भी बढ़ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन का जो जत्था है, जो उससे जुड़े किसान हैं, वो पहले से ही समर्थन दे रहे हैं और इस वक्त दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर वो भी मौजूद हैं। देखना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश और दिल्ली का बॉर्डर सुचारू रूप से चल पाता है या नहीं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आज मैनपुरी में एक अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिला। 80 साल से ज्यादा की एक वृद्ध महिला अपनी 11.5 बीघा जमीन के कागजात लेकर कचहरी पहुंच गई और उसने अपने पूरे जमीन को प्रधानमंत्री मोदी के नाम करने का ऐलान किया। दरअसल इस महिला के साथ इसके परिवार के लोग ठीक सलूक नहीं कर रहे। बेटे बेटियों और नाती पोतों से भरा इसका परिवार है। बावजूद कहा यह जा रहा है कि परिवार में इस महिला के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। लेकिन यह वृद्ध महिला आज जब कचहरी पहुंची तो उसने ये भी कहा कि वो प्रधानमंत्री के कई योजनाओं से लाभान्वित है। अगर इस उम्र में उसका गुजारा चल रहा है तो प्रधानमंत्री के दिए गए योजनाओं के पैसे से चल रहा है, जबकि उसका पूरा परिवार मौजूद है। ऐसे में वो अपनी पूरी 11.5 बीघा की ज़मीन प्रधानमंत्री को दान करना चाहती है ताकि इसका सदुपयोग हो सके। हालांकि आज वो ज़मीन दान नहीं कर पाई, ना ही उसकी कोई रजिस्ट्री हो पाई, लेकिन वो ज़मीन पीएम को देने कचहरी ज़रूर पहुंची थी। इसकी चर्चा मैनपुरी में चारों तरफ है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महोबा के पूर्व एसपी मानीलाल पाटीदार की जमानत याचिका आज अदालत ने खारिज कर दी। मानीलाल पाटीदार एक व्यवसायी की हत्या के आरोप में मुख्य आरोपी हैं और कई महीनों से फरार चल रहे हैं।
लगातार अपनी बेल के लिए कोशिशें कर रहे थे, लेकिन आज अदालत ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। ये पहला ऐसा मामला होगा जब आईपीएस एक हत्या के मामले में महीनों से फरार है और लगातार जमानत की कोशिशें कर रहा था। अब गिरफ्तारी तय है। मानीलाल पाटीदार इस वक्त कहां हैं मालूम नहीं, लेकिन उनके लिए, उनकी खोज के लिए पुलिस ने अपनी दबिश बढ़ा दी है। चलते हैं अगली खबर की। मिर्जापुर में एक बेहद ही बीभत्स घटना सामने आई है। मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र के बामी गांव में 3 भाइयों की दर्दनाक मौत या कह सकते हैं बीभत्स हत्या हुई है। ये तीनों भाई नाबालिग थे, 14 साल से कम इन तीनों की उम्र थी। इनके घर बारात आई थी और बाद में ये बच्चे अचानक से गायब हो गए। पता चला कि गांव के ही बंधे पर इनकी लाशें मिली। हालांकि आरोप ये लगाया गया कि उनके आंखों के साथ विभत्सता की गई है, छेड़छाड़ किया गया है, उनके अंगों के साथ छेड़छाड़ भी हुआ है। इन 3 बच्चों की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, कोहराम मच गया, लेकिन पुलिस अभी तक ये पता नहीं लगा पाई है कि आखिर इन तीनों बच्चों का हत्यारा कौन है। आज एडीजी रेंज ने इलाके का दौरा किया और कहा कि इस मामले में एसआईटी बना दी गई है और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लगातार ये बातें सामने आ रही थीं और ये खबर वायरल हो रही थी कि तीनों बच्चों के आंख निकाले गए। हालांकि पोस्टमार्टम में इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उन बच्चों के साथ दरिंदगी ज़रूर की गई है। अब देखना यह है कि इन 3 बच्चों का कातिल कौन है। क्या कोई साजिश है या फिर जानने वाला ही कोई। तो पिछले 24 घंटे के खबरों को समेटे ये था हमारा विशेष न्यूज़ बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।